नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यय हमारा चल रहा है, जिसमें आज दूसरी कक्षा हमारी है। यहाँ पर कुछ सामान्य परिचय पिछली कक्षा में हमने किया, आज कुछ सामान्य परिचय इस कक्षा में हम करते हैं। देखो, हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं उनमें क्या होता है, उन प्रत्यय सीधे के सीधे ही शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में प्रत्यय का कुछ भाग ही जुड़ता है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है संस्कृत प्रत्यय जोड़ते समय, ताकि हमसे गलती ना हो। कुछ चर्चा यहाँ कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे हम प्रत्यय पढ़ेंगे वहाँ ये रिपीट होते रहेंगे। सबसे पहला काम है कि प्रत्यय किस अर्थ में जुड़ रहा है। जैसे हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ल्यप का प्रयोग होगा कर या करके। जैसे सम प्लस पठ प्लस ल्यप, सम पठ्य, अच्छी तरीके से पढ़ करके, तो वहाँ करके के अर्थ में तुम उनका जो अर्थ होता है के लिए, पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, हंसी तुम हंसने के लिए, चली तुम चलने के लिए, गन तुम जाने के लिए, तो ऐसे उस अर्थ में प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमको देखना है कि प्रत्यय का शेष भाग क्या है। मतलब जो संस्कृत का प्रत्यय है वो पूरा का पूरा नहीं जुड़ता है, उसका कुछ पार्ट जुड़ेगा, कुछ पार्ट का उसमें से इत्संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, हट जाएगा। तो प्रत्यय का शेष भाग कौन सा है जो हमें जोड़ना है। तीसरा काम हमको देखना है कि इसके साथ ये प्रत्यय जब हम लगा रहे हैं तो सैट धातुओं में इट का आगम होगा नहीं होगा, या विकल्प से होगा, वो चीज हमको देखनी है। और चौथे नंबर पे हमको देखना है कि धातु का जो अंतिम वर्ण है उसको गुण या वृद्धि तो नहीं होगा। और पांचवें नंबर पे प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उसके तीनों लिंगों में रूप क्या बनेंगे। ये पांच चीज हम यहाँ देखेंगे। और जब किसी भी क्रिया का रूप बनता है, धातु का रूप बनता है, रूप बनने के बाद, प्रत्यय जुड़ने के बाद वो एक शब्द बन जाता है, और उस शब्द के तीनों लिंगों में शब्द रूप बनते हैं। फिर वो धातु रूप में नहीं जाएगा, फिर वो शब्द रूप में आ जाएगा। यहाँ कुछ एक शब्दावली है, जब आगे कोई सूत्र आएंगे तो वहां हम समझेंगे इगंत क्या है। देखो, इसमें है इक प्लस अंत। तो इक प्रत्याहार की कक्षा पार्ट नंबर 27-28 नहीं देखी तो वहां देख लो, आपके समझ में आ जाएगा इक क्या है। ई, उ, री और री, इन चार स्वरों को हम इक कहते हैं। और यदि किसी धातु में इन चारों में से, ई, उ, री में से कोई सा भी स्वर हो अंत में, तो उसको हम कहेंगे इगंत धातु। इक हो जिसके अंत में, मतलब ऐसी धातु जिसका अंतिम वर्ण इन चारों में से कोई सा हो, वो इगंत कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो उपधा। उपधा क्या होता है। अचो अंत्यादि टी, टी जो होता है उसमें और उपधा में क्या फर्क है, इसको भी इसमें हम समझ रहे हैं। उपधा होता है आखिरी का एक वर्ण छोड़ दो, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे जस्ट पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। मतलब आखिरी के एक वर्ण को छोड़ के पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो उपधा कहलाता है। और टी होता है अचो अंत्यादि टी, मतलब किसी शब्द में आखिरी में जहां भी स्वर है, वो स्वर बाद में कोई व्यंजन है तो उसके सहित पूरा का पूरा टी कहलाएगा। अब यहाँ देखो उपधा और इसमें फर्क देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा नमन, नमन में मैंने न, चलो मैं जगत लिखता हूं। यहां मैंने शब्द लिखा यहाँ पे जगत। अब यहाँ पे टी क्या है, टी है इस तय से पहले ए है, सॉरी उपधा, तो यहाँ पे उपधा है ए। उपधा क्या है, ए। अलो अन्यात उपधा, यानी आखिरी वाले वर्ण से जस्ट पहले वाला वर्ण उपधा है। तो आखिरी में इसमें तय है, तय से जस्ट पहले ए, तो हो गया उपधा। टी क्या होता है, अचो अंत्यादि टी। टी कहता है कि पीछे की साइड से आप देखो जहां भी स्वर मिले, तो इसमें स्वर नहीं है, यहाँ पे स्वर है ए, और उस स्वर के बाद जितने भी वर्ण हैं वो सारे। तो यहाँ पे अत हमारा यहाँ पर टी भाग होगा। उपधा और टी दोनों में यही फर्क है। उपधा में आखिरी का एक वर्ण छोड़ दीजिए,
और टी में आखिरी का स्वर लेना है और उसके साथ जो भी वर्ण हो है। जैसे मनस में हमने पढ़ा तो अस वहां पे टी होगा, ठीक है। राम शब्द यदि पूरा लिखा है तो उसमें ए जो है वो टी होगा, उपधा नहीं होगा, उपधा में होगा। तो उपधा में और टी में ये फर्क है। उसके बाद है कित नित शित तिक, जिसमें भी ई की मात्रा लगा के तय लग गया किसी भी व्यंजन में तो समझो वही व्यंजन की इत संज्ञा जिसमें हुई हो। ऐसी धातु जिसमें कै की इत संज्ञा हुई हो या ऐसा प्रत्यय जिसमें कै की इत संज्ञा हुई हो उसको कित कहेंगे। अब कित धातु भी हो सकती है और कित प्रत्यय भी हो सकता है। ऐसे इणित धातु भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है। शित हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, तो वो शित का मतलब भी यही था, शै की इत संज्ञा जहां पे हो। पित्त का मतलब पै की इत संज्ञा जहां पर हो। टित की इत संज्ञा, टित का मतलब टै की जहां इत संज्ञा हो, ऐसा। उसके बाद देखो सैट वैट और अनिट, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सैट क्या है, वैट क्या है, अनिट क्या है। देखो सैट का मतलब सै प्लस इट, ऐसी धातु जिनमें कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते समय नियमों के तहत इट का आगम होता है। इट का मतलब सीधा सीधा ई है, टै की हलंत्यम तस्य लोपे से लोप हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा तो ई बचेगा। यानी कि ऐसी कुछ धातुओं में ऐसे प्रत्यय जोड़ते हैं जब तो उन धातुओं में इट का आगम होता है तो वो सैट धातु कहलाती है। ये पहले से फिक्स है, इसका कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, याद करना है हमको। तो जिन धातुओं में कुछ प्रत्यय जोड़ने पर इट का आगम होता है, जैसे कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे हम इक्तवा, पठ प्लस इक्तवा, तो पठ जो धातु सैट धातु इसमें पठित्वा हो जाता है। तो पठ से जो पठी बना वो इक का आगम हुआ, ठीक है। तो वहां पर सार्व धातु का अर्ध धातु का यो सूत्र से इट का आगम होता है। इट का आगम होने वाली धातुओं को सैट धातु कहते हैं। दूसरा अनिट धातु, जिन धातुओं में कुछ प्रत्यय जुड़ने पर नित्य रूप से इट का आगम। अब यहां देखो, हाँ नित्य रूप से, नित्य रूप से का मतलब हुआ कि जिसमें नियम लागू होगा ही होगा। दूसरा है अनिट धातु जिसमें इट का आगम नहीं होता है, परमानेंट, वहां पे प्रत्यय आएगा तो इट का आगम ई नहीं आएगा। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे वैट धातु, ऐसी धातु जिसमें कुछ प्रत्यय आने पर इट का आगम विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब होता है कि उसको चाहे तो हम करें चाहे तो ना करें, उसको विकल्प कहते हैं। ऐसी धातु को वैट धातु कहेंगे जिनमें इट का आगम विकल्प से होता है। उसके बाद एक शब्द है संप्रसारण। देखो इक यण संधि हमने पढ़ी तो वहां इको यणाची सूत्र होता है, इक के स्थान पे यण हुआ। यहाँ है संप्रसारण, यानी जो यण संधि का उल्टा हो वहां पे संप्रसारण होता है। एक गण है सूत्र से, एक गण है संप्रसारणम, ये सूत्र है इसका। यानी यण की जगह य व र ल की जगह ई उ री री हो जाता है वापस। मतलब कुछ ऐसे प्रत्यय हमारे जुड़ेंगे उनमें धातुओं का संप्रसारण होगा। मतलब धातु के आखिरी में यदि य व र ल में से कोई सा वर्ण होगा उसकी जगह हम य की जगह ई, व की जगह उ, र की जगह री और ल की जगह री करेंगे तो वहां होगा संप्रसारण। आज की कक्षा में हमने पढ़ा कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे संस्कृत में तो सबसे पहले देखेंगे वो किस अर्थ में जुड़ रहा है, उस प्रत्यय का कौन सा पार्ट शेष रहेगा जो हमारे धातु के साथ जुड़ेगा, उस धातु में सैट अनिट या वैट कौन सी वो धातु है और कौन सा नियम वहां पर लागू होगा, उस धातु में गुण या वृद्धि होगी या नहीं होगी, और उस धातु के बाद प्रत्यय जुड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, किस लिंग में, तीनों लिंगों में उसके रूप कैसे बनेंगे। इगंत धातुएं जिनके अंत में ई उरी हो, उपधा आखिरी का एक अक्षर छोड़ के उससे जस्ट पहले वाले अक्षर को उपधा कहते हैं। कित जिसमें कैकित संज्ञा हो, नित जिसमें नैकित संज्ञा हो, टित जिसमें टैकित संज्ञा हो, पित जिसमें पैकित संज्ञा हो, कित जिसमें कैकित संज्ञा हो, णित सित जिसमें शैकित संज्ञा हो। तो वो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। उसके बाद सैट धातु वो होती है जिनमें प्रत्यय जोड़ने पर, सभी प्रत्यय नहीं, कुछ प्रत्ययों के अपने नियम होते हैं कि यदि ये प्रत्यय जुड़ेगा तो सैट में इट का आगम होगा ही होगा। नित्य रूप से यदि करता है तो वो धातु सैट कहलाती है। यदि वो नित्य रूप से कहती है कि नहीं इसमें सैट का आगम नहीं होगा
तो वो धातु हमारी कहलाती है अनिट। और ऐसी धातु जिसमें इट का आगम विकल्प से होता है वो होती है वैट। संप्रसारण इज्ञान संप्रसारणम सूत्र से कहता है कि यह वह रहले की जगह वापस से ई उरिलरी हो जाए तो वो हमारा कहलाता है संप्रसारण। तो आज की कक्षा में इतना। नेक्स्ट कक्षा में फिर एक नए टॉपिक से, प्रत्येक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।